हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य विज्ञान या फिर कह लीजिए जनरल साइंस का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में जहां साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो के अंदर हम भौतिकी अर्थात कह लीजिए फिजिक्स, ठीक है, इस वाले वीडियो के अंदर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, जिसमें हम देखेंगे दर्पण, लेंस और मानव नेत्र और उससे संबंधित मानव नेत्र में जो दोष हो जाते हैं, इन सारे का एक ही वीडियो के अंदर मैं फिजिक्स का जो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कर दूं, ताकि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन ही ना छूटे। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत काम का ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 60 क्वेश्चन जो है केवल साइंस से ही पूछेगा। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स वाला ये जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ये सब सिमिलर टाइप के टॉपिक्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं इसको एक ही सेशन के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर इन सब से क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं कलेक्ट करके उसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपका क्लियर करा दूंगा। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो सीजी व्यापम या सीजीपीएससी जो लेती है, इवन एसएससी रेलवे का या फिर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं, उन सारे एग्जाम के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो आप अपने साथ एक पेपर पेन लेके रखें, ताकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, जो अच्छा चीज़ लगे, उसको आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा कि जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो उसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आकार बढ़ता है, आकार घटता है, या फिर आकार अपरिवर्तित रहता है, या फिर कहा नहीं जा सकता? समतल दर्पण, दर्पण हमारे पास कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली हम 3 तरह के दर्पण देखेंगे। एक हमारा समतल दर्पण, जिसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर देखेंगे। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और एक हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इन 3 तरह के मिरर का हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और लेंस के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए लास्ट तक। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि अगर जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है, जिसमें आप फेस देखते होंगे ना, वो समतल दर्पण ही है। तो जब आप उस मिरर के सामने जाते हैं या फिर मिरर से दूर हटते हैं तो आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो आप गौर किए होंगे कई बार से, तो जो समतल दर्पण है उसमें जब आप आगे या फिर दर्पण से पीछे हटते हैं तो उसके आकार में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि आकार अपरिवर्तित रहता है, चाहे आप दर्पण के क्लोज जाए या फिर दर्पण से दूर। कौन से दर्पण की मैं बात कर रहा हूं? समतल दर्पण की। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जब भी हम किसी मिरर के पास खड़े होते हैं तो उसका एक इमेज बनता है। ठीक है, क्या बनता है? इमेज, जिसको हम हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, मतलब किस तरह की प्रकृति होती है? जब आप किसके सामने खड़े हो रहे हैं? समतल दर्पण के समीप, या फिर समतल दर्पण जो भी इमेज फॉर्म करता है या जो प्रतिबिंब की रचना करता है वह कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर। दूसरा है आभासी, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। तीसरा वास्तविक, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा। चौथा ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो जब भी आप समतल दर्पण की बात होगा ना, तो आप इमेजिन कर लिया करिए खुद को एक मिरर के सामने, एक समतल दर्पण प्लेन मिरर के सामने। तो आप इसको गौर किए होंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब क्या होता है कि वस्तु का जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा रियल बन रहा है या फिर इमेजनरी बन रहा है, या फिर कह लीजिए कि वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। तो जब भी हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के अंदर ही तो इमेज बनता है, बाहर थोड़ी मिरर से बनने लगता है। मतलब पहला चीज तो ये क्लियर हो गया कि जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब की रचना होती है, वो कैसी होती है? आभासी होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरा क्या है? आभासी को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल आभासी इमेज बनता है। अब दूसरी बात क्या होता है कि सीधा बनता है कि उल्टा? सीधा उल्टा की जब भी मैं बात करता हूं तो सिर और पैर समझ लीजिएगा। तो जो सिर ऊपर है हमारा, तो इमेज भी, जो प्रतिबिंब भी बनता है वो भी सिर ऊपर ही, पैर नीचे है तो नीचे ही बनता है। मतलब जो इमेज बनता है वो सीधा ही बनता है। ठीक है, तो आभासी और सीधा हो गया। ठीक है, सीधा को हम कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, और कैसा बनता है? क्या वस्तु के आकार के बराबर, हमारा जितना साइज रहता है उतना ही साइज का उसमें फोटो इमेज बनता है, या कि हमारे से बड़ा या छोटा बनने लगता है? तो जितना हमारा साइज होता है, जो वस्तु मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने रहता है, उसी के बराबर ही बनता है। मतलब कहने का
कि जो समतल दर्पण है उसमें जब प्रतिबिंब बनती है तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप पूरा रियल चीज़ों से सोच के आप इमेजिन करके इन सबका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आज का देखते हैं। तीसरा प्रश्न, जितने भी प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ही तैयार किया हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। तीसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण के बारे में असत्य कथन क्या है। ठीक है, हमको असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा को कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड कह देते हैं। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कह लीजिए या लेटरली इन्वर्टेड कह सकते हैं इंग्लिश में। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि जब कभी भी आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका जो दायां हाथ होगा, ठीक है, जो आपका दायां हाथ होगा वो बाएं की ओर दिखेगा और जो बायां है वो दाहिना की ओर दिखता है। इस चीज को तो आप समझ में थे होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं पार्श्व उल्टा। तो मतलब पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है और हमको असत्य कथन की बताना है। ठीक है, मतलब समतल दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु होगा तो पार्श्व उल्टा बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। मतलब बायां जो होगा, हमारा जो बायां होगा वो मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है उसका दायां होगा। ठीक है, हमारा जो बायां हाथ होगा वो मिरर में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए वो दायां हाथ होगा। ठीक है, ये लेटरली इन्वर्जन का मतलब होता है। दूसरा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण से दूरी और वस्तु के दर्पण के दूरी के बराबर होता है। मतलब कहने का कि जैसे ये जो हमारा मान लो एक प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे अगर एक मान लो आदमी खड़ा है तो इसका ये दूरी जो है किसके बराबर होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब अंदर बन रहा है ये दोनों दूरी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इस दर्पण से जितना दूरी पर ये वस्तु होगा उतने ही दूरी पर अंदर में आभासी प्रतिबिंब उस वस्तु का अंदर साइड बनेगा। मतलब ये दोनों दूरी जो है समान होता है। इस चीज को यहाँ पे वही बोला है कि निर्मित प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वस्तु के दर्पण से दूरी, वस्तु के दर्पण से दूरी के बराबर होता है। इसीलिए ये वाला कथन भी हमारा सही ही हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा प्रतिबिंब की गति वस्तु के गति के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप मान लीजिए इस मिरर के सामने हैं और इधर से जितने चाल से आप जाएंगे, जितने गति से आप मिरर की ओर बढ़ेंगे, तो जो इधर से जो तो आपका प्रतिबिंब आ रहा होगा वो भी उतने ही गति से मिरर के साइड में आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन क्या याद रखना है कि जितने मान लो ये यू गति से आप मिरर की ओर गए या फिर मिरर से दूर हटे तो इमेज भी दर्पण के अंदर यू गति से ही अंदर या फिर दूर या फिर बाहर हटेगा। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए प्रतिबिंब की गति और वस्तु की गति दर्पण से दूर या दर्पण की ओर बराबर होगा, लेकिन जो वस्तु गति कर रही है उसकी सापेक्ष गति अगर बात कर दे, रिलेटिव स्पीड की, एक वर्ड याद रखिएगा, सापेक्ष गति या फिर रिलेटिव स्पीड, ये जो हो जाएगा उसका दुगुना के बराबर हो जाएगा। मतलब 2u के बराबर। u गति से अगर गया तो इस वस्तु की सापेक्ष गति कैसा हो जाएगा, 2u के दुगुना के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब जो है, अगर मान लो ये आदमी जो है मिरर की ओर u गति से बढ़ता है तो इस आदमी को ऐसा प्रतीत होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके ओर दुगुना स्पीड से आ रहा है। तो सापेक्ष गति दुगुना हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वस्तु की गति और प्रतिबिंब की गति आपस में बराबर होता है। इसलिए तीसरा कथन भी सही होगा, बस सापेक्ष वाला दुगुना होता है, याद रखिएगा। और चौथा है परावर्तन कोण का मान आपतन कोण से सदैव अधिक होता है। ये वाला जो विकल्प है यही हमारा असत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो एक दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, इसका परावर्तन का नियम क्या होता है वो देख लीजिए। मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं, ये अभिलंब है। तो इस अभिलंब से जितना कोण पर आपतन होता है, जैसे ये वाला कोण मान लो 30 डिग्री है, तो इस पे टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगी, ये जो कोण बनेगा परावर्तन कोण, ये भी 30 ही डिग्री होता है, बराबर होता है। इसलिए परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, आपतन कोण से सदैव अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार से पूछ देता है। क्वेश्चन है कि 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु द्वारा प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक दर्पण हमारा समतल दर्पण ये है, ठीक है, और एक समतल दर्पण इधर से ये है, ठीक है। ये वाला हमारा जो सतह है ये परावर्तन सतह है, परावर्तित सतह, मतलब यहाँ से परावर्तन होता है। अब मैं यहाँ पर एक वस्तु या फिर एक बॉल रख दिया, ठीक है,
ये वाला परावर्तन सतह है, ये भी परावर्तक सतह है। यहाँ पे मैंने बॉल रख दिया, तो इस बॉल का प्रतिबिंब कितना होगा अगर इस दोनों दर्पणों को कितना एंगल पे रखा गया है, 45 डिग्री एंगल पे रखा गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलूँ, 45 डिग्री पर रखा गया है। अब इसको समझना कैसे है, तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, वो याद रखिए कि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा क्या होगा, जो यहाँ पे हमको एंगल दिया होगा वो हमारा थीटा होगा। तो इस केस में हमारा दोनों जो दर्पण है उसके बीच का कोण कितना दिया है, 45। ठीक है, तो यहाँ पे हम 360 को क्या कर रहे हैं, 45 से भाग देते हैं। ठीक है, 360 को अगर आप 45 से भाग देंगे तो कितना होगा, 45 चौको होता है कितना, 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आया, 8 आ गया, परंतु 8 आंसर नहीं होगा, मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो 8 नहीं बनेगा। क्या आंसर होगा मैं बता रहा हूं, देखिए जब कभी भी यहाँ पे जो कोण दिया है उससे भाग देने के बाद ये जो संख्या मिले, अगर सम संख्या मिले, ठीक है, अगर n जो हमारा n मिल रहा हूं, प्रतिबिंबों की संख्या जो n है, अगर n सम संख्या मिले तो आपको क्या करना है, प्रतिबिंबों की जो संख्या हो जाएगा वो n-1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भाग देने पर 8 आया, 8 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा, तो 8 कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 8 - 1 7 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 7। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। तो क्या करना है, आपको इस कोण से भाग देना है 360 को, अगर सम आता है तो उसमें एक घटा के आपको आंसर मार देना है, अगर एक विषम आ जाए, फॉर एग्जांपल मान लो ये कोण दो प्रतिबिंबों, दो दर्पणों के बीच का कोण मान लो अगर 120 डिग्री रहता, अगर 120 डिग्री रहता तब कितने प्रतिबिंब बनता, तो हम क्या करते, 360 को 120 से भाग देते तो मिलता क्या हमको, 3 मिलता। ठीक है, अब 3 क्या है हमारा, विषम संख्या है, अगर विषम होता तो ये 3 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी सम आएगा तो उसको -1 कर दीजिएगा, जब विषम रहेगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न हो गया हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान ही होगा। तो अभी मैं पीछे बताया आपको पार्श्व उल्टा वाला एक मैं बात बताया, लेटरल इन्वर्जन की मैंने बात करा। तो लेटरल इन्वर्जन में मैंने क्या बताया कि जो लेफ्ट होता है वस्तु का, वो इमेज में समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होगा उसका राइट हो जाता है। इसी तरह जो हमारा अल्फाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है, इसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, जैसे अगर आप ए देखेंगे तो ये ए का अगर आप मिरर इमेज देखेंगे, समतल दर्पण के सामने अगर ए को रखते हैं तो ए हमेशा आपको ए की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, बी को अगर देखेंगे दर्पण के सामने रखेंगे तो बी ऐसा नहीं दिखेगा, बी ऐसा मिलेगा। लेटरली इन्वर्जन, इसका जो देखिए राइट साइड है, इसका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। सी ऐसा है तो सी का जब आप इमेज देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको ये चारों विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा जो है समतल दर्पण का जब प्रतिबिंब बनेगा तो इसी के समान रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे P है, P जब ऐसा है, इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला समान तो नहीं रहेगा। यहाँ भी P है तो ये भी हटा दो। यहाँ पे देखिए B है तो B का हमने अभी ऐसा बताया, ऐसा हो जाता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि O का दर्पण प्रतिबिंब O ही रहता है, X का X ही रहता है और T का T ही रहता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्जन। ठीक है, जैसे एक आपने देखा होगा, जैसे कि कोई गाड़ी वगैरह रहता है तो एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस देखते होंगे कि वो उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, एम्बुलेंस जो है उल्टा जनरली लिखा हुआ था। क्यों, क्योंकि जो आसपास की जो गाड़ियां हैं उसमें जब उसका जो दर्पण होता है जिसमें पीछे देखने के लिए बना होता है, तो उसमें जब दर्पण में एम्बुलेंस देखते हैं तो उल्टा लिखा हुआ वाला सीधा दिखाई देने लगता है, इसीलिए हमेशा उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए वो तो हमारा आगे की बात आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये रीजन यही है, पार्श्व उल्टा वाली बात है। 6वां प्रश्न है कि क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप का स्पेलिंग एक बार आप देख लीजिएगा, KALEIDOSCOP, ठीक है, PE, क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप को हम बहुदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी, हिंदी में कहते हैं क्लाइडोस्कोप को बहुरूपदर्शी। एक्चुअली क्या होता है, ये खिलौना टाइप का है, मान लीजिए जो समतल दर्पण से बना होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो समतल दर्पणों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा रंगीन कागज जैसे चूड़ी वगैरह तोड़ ताड़ के अंदर डाल देते हैं। ये सब प्लेन मिरर सब तरफ से लगा देते हैं। जब इसको देखते हैं एक साइड से, यहाँ पे थोड़ा सा होल कर दिया जाए, जब देखते हैं तो अलग अलग रंग का, जितने बार आप देखेंगे उतने अलग तरह का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ पे इसको बहुरूपदर्शी कहा जाता है। तो बहुरूपदर्शी या फिर क्लाइडोस्कोप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण या फिर प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका,
प्लेन मिरर का। आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी एक इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो कोई गोल दर्पण है, गोलीय दर्पण जैसे अवतल या उत्तल होता है, ठीक है। तो ये इसका केंद्र से मान लो एक पैरेलल लाइन खींचे, ठीक है, ये इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो, क्योंकि ये गोलीय भाग है, तो गोलीय भाग से ये जिस भी गोले का हिस्सा होगा, जो उसका जो ये केंद्र होगा, वो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या और ये ध्रुव यहाँ पे होता है, इसके बीच की जो ये दूरी होती है इसको हम कहते हैं फोकस दूरी। तो ये तो बात आएगा जो हमारा स्फेरिकल मिरर होते हैं उसकी बात हो रहा है, गोलीय दर्पण की बात हो रहा है। गोलीय दर्पण के हम क्या क्या चीज देखेंगे अभी, अवतल दर्पण या फिर कॉन्केव मिरर कह लीजिए, या और उत्तल दर्पण जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। तो प्लेन मिरर की फोकस दूरी की बात किया गया है। तो याद रखिएगा जो प्लेन मिरर होता है उस प्लेन मिरर का फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ या फोकस दूरी कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। अगर फोकस दूरी अनंत होता है तो अगर आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ ले, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपसे पूछ ले समतल दर्पण का, तो ये भी क्या होगा, अनंत ही होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। आठवां प्रश्न, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना प्रकाश के किस गुण का परिणाम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे आपने कई बार से देखा होगा कि जो हमारा साबुन का जो झाग होता है वो जब भी सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है तो बहुत ही चमकदार दिखाई देता है, बहुत अलग अलग रंगीन का दिखाई देने लगता है, ठीक है। क्यों, किसके कारण होता है, तो ये होता है व्यतिकरण के कारण। इसको याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूँ, इसको व्यतिकरण। और साथ ही साथ कई बार से अगर केवल व्यतिकरण देगा तो आप व्यतिकरण को टिक मार दीजिएगा, या फिर इसको कई बार से बहुलित परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात करता है, ठीक है। जनरली आंसर हमारा व्यतिकरण ही होता है, हालांकि ये परावर्तन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप हल करिएगा, ठीक है। देखिए व्यतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण के कारण ही चमकदार दिखाई देते हैं, बहुत तरह का रंगीन फिल्म की तरह दिखाए। और भी एग्जाम्पल बताता हूं। जो इंटरफेरेंस है या फिर जो बहुलीकरण है, सॉरी व्यतिकरण, इसकी जो खोज किया था उसके वैज्ञानिक का नाम था थॉमस यंग। क्या नाम था, थॉमस यंग। जैसे और भी एग्जांपल देखे होंगे, कई बार से जो हमारा रोड होता है, रोड के ऊपर गाड़ी का जो तेल वगैरह, पेट्रोल डीजल वगैरह जब गिर जाता है और उसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो पतली सी चमकदार फिल्म की तरह दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देने लगता है। मतलब तेल का आप देखे होंगे, जो तेल है उसके ऊपर सनलाइट वगैरह पड़ता है तो वो अलग अलग रंग का रंगीन दिखाई देता है। तो किसके कारण, वो व्यतिकरण के कारण ही दिखाई देता है। जैसे साबुन का जो बुलबुला है वो भी रंगीन दिखाई देता है, ठीक है, किसके कारण, वो व्यतिकरण के, इंटरफेरेंस के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम अब नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नौवां प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्धारण किससे होता है। मतलब ऐसा कौन सा गुण होता है प्रकाश का जिसके कारण हम डिसाइड करते हैं कि जो प्रकाश है इस रंग का है। व्यतिकरण के कारण, तरंग दैर्ध्य के कारण, विकिरण से, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। किसके थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि जो कलर है इस लाइट का वो इस कलर का है, ठीक, किसकी वजह से। पहली बात एक चीज समझिए, जो प्रकाश है, प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कुछ कुछ फैक्ट मैं बता रहा हूं, आप याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसीलिए जब जो हमारा निर्वात होता है, निर्वात में भी जो लाइट है वो ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि वह एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनके मूव करने के लिए, उनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए वो निर्वात में भी, जहां पर कुछ भी नहीं होता है, वहां पर भी ये एक से दूसरे जगह तक ट्रेवल कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। बात आती है यहाँ पे कि प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के, ठीक है, जो वेवलेंथ होता है, इस वेवलेंथ से डिसाइड होता है कि जो प्रकाश की रंग जो है कैसे होगा। मैंने पहले भी बताया था, तरंग दैर्ध्य की बात करोगे तो जो हमारा विबग्योर होता है, ठीक है, ठीक है, विबग्योर 7 कलर होते हैं। तो इसमें जो रेड होता है इसका तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से शो करता है, ये सबसे अधिक होता है, ठीक है। और जो ये वायलेट है या फिर बैंगनी है, इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे कम होता है, ठीक है। और इधर से इधर जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी, तो बैंगनी का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका,
तो लाल का। ठीक है, अब जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होता है वो उतना ही दूरी तय कर पाता है, उतना ज़्यादा दूर तक जा पाता है। तो इसका तरंग दैर्ध्य कम था बैंगनी का, तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसलिए ये ज़्यादा दूरी तक जा सकता है। इसीलिए जो सिग्नल वगैरह होते हैं उसको रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों? ताकि दूर से ही दिखाई दे दे, क्योंकि बाकी इधर कलर का अगर करोगे तो क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा। ऑरेंज के भी बनाए जाते हैं क्योंकि आप दूर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगा वो ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसी क्रम में ऊर्जा को भी याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछ दे कि कौन से कलर का ऊर्जा अधिक होता है, तो जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो अगर ऊर्जा की बात करेगा तो ऊर्जा जो है इस बैंगनी का, वायलेट का सबसे अधिक होता है। और जो लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका जो ऊर्जा होता है क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सारा चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, एक समतल दर्पण को 4 डिग्री, ठीक है 40 नहीं है ना, याद रखिएगा ये क्या है, 4 डिग्री है। एक समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया गया तो उसका परावर्तित किरण का घुमा कोण होगा। मतलब कहने का, जैसे एक मान लो एक समतल दर्पण है, ठीक है, इसका ये अभिलंब होगा। अब इसको एक दर्पण को घुमा के थोड़ा सा ऐसे रख दिया गया तो इसका अभिलंब भी चेंज होगा। तो जो एंगल इधर, मतलब जो किरण जो आपतित होगा उसका परावर्तन कोण भी बदल जाएगा। तो कितना डिग्री से बदलता है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि मान लो जब भी किसी कोण को थीटा डिग्री से अगर आप घुमाते हो तो जो परावर्तित किरण होता है, ठीक है, या फिर परावर्तित किरण से जो बना कोण होता है वो कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है, इसका जस्ट दुगना हो जाता है। तो हमने जब 4 डिग्री से घुमाया तो हमारा जो परावर्तित किरण जो होगा कितना, 8 डिग्री से घूम जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहीं पे एक चीज और मैं आपको फैक्ट बताता हूं। जैसे मान लो एक हमारा ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, इस समतल दर्पण में आदमी खड़ा है। अब ये आदमी चाहता है कि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देखूं। ठीक है, अपना पूरा ऊपर से नीचे तक का प्रतिबिंब इमेज जो है इस मिरर के अंदर देखना चाहता है। तो इसको कितना बड़ा इस दर्पण की आवश्यकता होगी, कम से कम। तो याद रखिएगा, कम से कम इस व्यक्ति का जितना भी हाइट होगा उसके हाइट के आधा ऊंचाई के बराबर कम से कम जो दर्पण है उसका हाइट होना चाहिए। मतलब आदमी का अगर हाइट मान लो 6 फीट है तो इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जो हमारा ग्लास होगा, जो मिरर होगा, उसका हाइट कम से कम 3 फीट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 फीट से बड़ा चलेगा। ठीक है, 3 फीट से बड़ा चलेगा, बट कम से कम इसके आधे के, आदमी की जो हाइट होगी, जो वस्तु की हाइट होगी, उसके आधा हाइट के बराबर उस मिरर का हाइट होना चाहिए। इस चीज को आप नोट रखिएगा, कई बार से एग्जाम में पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है। अब यहां से हमारा जो बाकी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की शुरुआत होगी। अभी तक 10वें प्रश्न तक हम टोटली समतल दर्पण, प्लेन मिरर की क्वेश्चन हम देख रहे थे। क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा दर्पण है, ठीक है, कौन सा मिरर है जिससे बना हुआ जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, सदैव छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, तो हमने प्लेन मिरर के बारे में तो हमने बता ही दिया कि इससे जो बना हुआ इमेज होता है, ठीक है, समतल दर्पण से बना इमेज कैसा होता है, हमेशा उसके बराबर होता है। ठीक है, जितना आकार का होता है उतना ही आकार का होता है, और कैसा होता है, आभासी होता है, छोटा तो नहीं होता है। इसीलिए समतल दर्पण को तो हम ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, अब बचेगा अवतल या उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तल मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। तो ये तीनों टाइप से आप याद रखिएगा। उत्तल दर्पण को ही हम कॉन्वेक्स मिरर इंग्लिश में कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अपसारी दर्पण या फिर डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, हमेशा ये जो इस, जैसे कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा, जैसे ये हमारा देखिए इधर ये जो अंदर गोल वाला भाग है, जो अंदर साइड दबा हुआ है, ये अंदर रंग देते हैं। अब यहाँ से इधर मान लो कोई वस्तु है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा इसमें। ठीक है, इस मिरर के अंदर। तो अब इससे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव क्या बनेगा, इस वाले जो वस्तु है इससे छोटा ही बनेगा इधर साइड।
ठीक है, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। सिर ऊपर है तो सिर इसका ऊपर ही होगा, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही बनेगा। मतलब सदैव छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी, क्योंकि मिरर के अंदर बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को अब क्या कहते हैं हम? कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, इसको अगर अपसारी कह रहे थे तो इस कॉनकेव मिरर को हम अभिसारी कहते हैं, और अभिसारी को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्ज करना मतलब जो हमारा, जैसे ये डाइवर्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे जब टकराता है तो सब मुख्य अक्ष से दूर किरणें भागती हैं, इसीलिए हम इसको, जो कॉन्वेक्स था उसको हम डाइवर्जिंग या अपसारी कह रहे थे। लेकिन जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव कैसा होता है? जैसे इधर वाला पार्ट को हम रंग देंगे और जो अंदर दबा हुआ पार्ट, ये वाला हमारा दर्पण की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जो भी वस्तु होगा, यहाँ से किरणें जो जाएंगी, सब टकराने के बाद क्या होंगे? इस मुख्य अक्ष की ओर जाके मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसको अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो जो एक कन्वर्जिंग या फिर जो अवतल दर्पण होता है, इससे जो बना हुआ प्रतिबिंब जो है, याद रखिएगा, क्या क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? वास्तविक होता है, छोटा और बड़ा दोनों बन सकता है। लेकिन इसके अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है? हमेशा छोटा, सीधा और आभासी ही बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या बताया कि जो अवतल दर्पण होता है उसका इमेज उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। सिर का पांव में बनेगा, पांव का सिर में बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वस्तु, ठीक है, अगर वस्तु जो है कहाँ? फोकस और जो ध्रुव होता है, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु होता है, तब इमेज जो है कैसा बनता है? सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। इस चीज को बताया हूं, आगे भी बताऊंगा। चलिए अभी बस इतना याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 12वां प्रश्न है, अब जो है यहां से इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्या है कि दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण, किसका यूज किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे बात दर्पण की किया है तो लेंस को तो आप ऐसे ही काट दीजिए। अब समतल दर्पण का यूज करेंगे तो आपको बड़ा छोटा इमेज करके तो देगा नहीं, जितना आपका वस्तु रहेगा उतना ही साइज देगा। तो हम जनरली समतल दर्पण का भी कई बार से यूज कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो तरीका होता है या फिर जो प्रॉपर इसका आंसर होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बता रहा था। अब इसको समझिएगा। जैसे मैं एक अवतल दर्पण बना दिया, ज़्यादा नहीं समझ लूँगा क्योंकि देखिए समझाने में थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाता है, बट मुझे लगता है कि एक बार समझ लेंगे तो लाइफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये वाला जिस गोले का भाग होगा तो ये वाला उसका क्या होगा? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो ये दोनों के बीच की दूरी, ये वाला पार्ट होता है, ये फोकस कहलाता है। और ये जो बिंदु होता है इसको हम पोल या ध्रुव कहते हैं। तो जब भी वस्तु, या फिर आप दाढ़ी बनाने की बात कर रहे हो, तो जब दाढ़ी बनाने के लिए अपना जो फेस है इन दोनों के बीच ले जाओगे, यहाँ पे कहीं पे आप इन दोनों के बीच में फेस ले जाओगे। तो जब भी किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अंदर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब इस दर्पण में बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है, इस वस्तु से सीधा बनता है और आभासी बनता है। क्या क्या बोला? इस कंडीशन में वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, मतलब सिर ऊपर पैर नीचे ही बनेगा, और जो कैसा? आभासी बनेगा। ये तीनों जो कंडीशन है हमारे दाढ़ी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। दर्पण अगर छोटा भी रहेगा, बस उसका फोकस दूरी अगर अधिक है, तो आप यहाँ पे फेस रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, इस फेस से बड़ा होगा, जिससे आप दाढ़ी आसानी से देख पाएंगे और क्लियरली आप शेविंग कर पाएंगे। ठीक है, और सीधा भी बन रहा है तो और अच्छा हो गया। और आभासी तो बनना ही चाहिए, तभी तो दर्पण के अंदर देखेंगे। रियल बनेगा तो दर्पण से बाहर इधर बनने लगेगा, तो किसको देख के आप दाढ़ी बनाओगे? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर कह लीजिए, इसका यूज किया जाता है। ये इसका सटीक आंसर है। समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बना लेते हैं 13वां प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि आंख, कान, गला और नाक के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, इसका भी आंसर रीजन वही है। ठीक है, क्योंकि आंख, कान, गला, नाक के जो डॉक्टर होंगे क्या करेंगे? छोटा मतलब बड़ा व्यू चाहिए होगा। जिस अंग को आपको देख रहे हैं उसके लिए बड़ा इमेज, बड़ा प्रतिबिंब की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आपके लिए अवतल दर्पण का ही यूज करेंगे। तो अवतल दर्पण हम दाढ़ी बनाने के लिए देख लिए, आंख, कान, गला, नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं। रीजन सबके लिए वही है। और कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का यूज होता है तो एग्जाम्पल लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है।
तो जो गाड़ी वगैरह होते हैं, ठीक है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सर्च लाइट वगैरह होते हैं, वहां पर भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो सोलर कुकर होता है, ठीक है, सोलर कुकर में भी इस अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो ये अवतल दर्पण है कैसा होता है, ये अभिसारी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? अभिसारी टाइप के होते हैं, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ यूज हुआ, हेडलाइट में हुआ, सर्च लाइट में होगा, सोलर कुकर में हो गया। हेडलाइट में आप इसको समझिएगा भाई, जैसे हेडलाइट हमारा होता है तो ये अब रंग दिए, ठीक है, ये हेडलाइट हमारा ऐसा है, बल्ब जो है यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ये फोकस है, तो यहाँ से लाइट निकलने वाला जब इधर ऐसे पड़ेगा तो क्या होगा, ये सब देखिए सब समांतर हो जाता है और दूर तक लाइट जाता है, तो ये अंदर साइड लगता है। जो सामने कवर रहता है उसको दर्पण नहीं है भाई, वो तो लेंस की तरह ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है। ये अंदर वाला ये पार्ट होता है जो चमकीला रहते हैं, आप हेडलाइट देखे होंगे, वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये सब आपको जो कुछ भी बताया अवतल दर्पण का एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज होता है नोट करके रखिएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, वाहनों में पीछे की वस्तु देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिएगा, ये जो वाहन में जैसे कि आप रियर व्यू मिरर देखे होंगे, जो हमारा जो कार वगैरह होता है उसमें पीछे से देखने के लिए यहाँ पे दर्पण ऐसे लगा रहता है, ठीक है, कार का यहाँ पे दर्पण लगा रहता है। तो ये वाला जो दर्पण होता है हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल को हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का योग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होता है आप एक बार वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये वाला हो गया हमारा फोकस, ठीक है, और इधर इधर मान लो कहीं भी ये हमारा दर्पण है, ये वाला पार्ट को देख लीजिए, इधर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कितना भी बड़ा वस्तु है, कितना भी भीड़ भाड़ वाली वस्तु, 1000 वस्तुएं हैं। मैंने बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, हमेशा कैसा बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मतलब दर्पण के अंदर बनेगा पहली चीज, और वस्तु से छोटा बनाएगा, कितना भी बड़ा इधर वस्तु हो छोटा बना के इस दर्पण के अंदर आपको उसको पीछे से दिखा देगा, और ज्यादा से ज्यादा एरिया का आपको इमेज जो है इसके अंदर दिखा देगा। सीधा भी बनाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ट्रक जो है उसका उल्टा बना के दिखा दे पीछे से, नहीं, बिल्कुल सीधा बनाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर जो होते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं, वो कैसा होते हैं, उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है, और कैसा होता है भाई, आभासी होता है, अंदर साइड आभासी बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, ये सबको आपको, और सीधा भी बनता है। ये तीनों कारण की वजह से ही पीछे हम देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, वस्तु से छोटा अगर बना रहा है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दूर का जो वस्तु है सब कुछ को दिखा पाएगा ना इसमें भाई, इस दर्पण के अंदर, इसीलिए ऐसा यूज होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का कुछ और भी अगर यूज देखना है तो देख ले सकते हो, जो सड़क वगैरह पे जो स्ट्रीट लाइट में जो परावर्तक लैंप रहता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, जो परावर्तक लैंप होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण को हम क्या कह रहे हैं, अपसारी कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे, अपसारी दर्पण कह रहे थे। क्यों, कि भाई देखिए जो दर्पण होता है इस बार इसमें ऐसा रहता है, ठीक है, अब यहाँ पे फोकस रख दी, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, अब बाहर जब लाइट पड़ेगा तो ये सब क्या होगा, ऐसे ऐसे दूर हटेगा, इसीलिए क्या होता है, अपसारी दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। कहाँ पे, स्ट्रीट लाइट वगैरह जो परावर्तक लैंप होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, ये सब रीजन होता है। तो ये हमने अभी 14 प्रश्न देख लिया, चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आता होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न, पानी में हवा, ठीक है, पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैं खुद इसको फेस कर चुका हूँ और आने के चांसेस रहते हैं। तो जो पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है हवा का, वो किस दर्पण की तरह प्रयोग कर, मतलब किस तरह का वो प्रयोग होता है भाई, बताइए। उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह, समतल उत्तल लेंस की तरह, या फिर उभयोत्तल लेंस, किस लेंस की तरह काम करता है, ठीक है, बताना है आपको। तो ये जो है अवतल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, अवतल लेंस, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। पानी में जो बुलबुला होता है हवा का, वो कैसा, किस लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, देखिए पीछे मैंने बताया था उस चीज को आप समझिएगा। मैंने दर्पण और यहाँ पे लेंस शुरू हो गया ना, तो मैं एक चीज यहाँ पे बनाता हूँ, एक बना दिया मैं अवतल
लेंस, कुछ कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए इसलिए मैं इसको क्लियर करा रहा हूँ। अवतल लेंस और दर्पण, फिर उसी तरह उत्तल लेंस और दर्पण की मैं बात करूँगा, ठीक है। तो जो अवतल लेंस होता है, क्या बोल रहा हूँ, अवतल लेंस जो होता है इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करके लिखिएगा, अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। इसको अच्छे से लिखिएगा। जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिएगा, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कह देते हैं। तो ये एक दूसरे के क्रॉस है, ऐसे करके आप इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो पानी का में हवा का बुलबुला जो होता है कैसा, अवतल लेंस की तरह काम करता है। 16वां प्रश्न है, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब आपने सुना होगा कई बार से कि जो चश्मा लगाए रहते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई मेरा नेगेटिव है, माइनस इतना है, कुछ लोग बोलते हैं पॉजिटिव है, मेरा इतना है। तो वो क्या होता है, ठीक है, किस तरह का लेंस लगा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो जिसका जो आई के लिए जो लेंस होता है, कॉन्टेक्ट लेंस या फिर जो चश्मा लगाए रहते हैं, उसका जब किसी का भी अगर धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो समझ लीजिए वो उनको उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो ये एग्जाम में कई बार से पूछ सकता है, इसलिए मैंने सोचा इसको इंक्लूड किया जाए कि जब किसी को बोला है कि किसी को धनात्मक तरह का, पॉजिटिव तरह का लेंस लगा हुआ +2.5 ऐसा कुछ लगा है तो उत्तल लेंस होता है। लेकिन जब कोई बोलता है कि नेगेटिव वाला लगा हुआ है तो क्या उनको अवतल लेंस लगा होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखते चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैं बनाया नहीं हूँ। एक पीछे मैं दर्पण के बारे में सब कुछ पढ़ा, तो एक दर्पण सूत्र आता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। कई बार से एग्जाम में यहाँ पे 3 चीज़ है, 3 में से कोई दे देता है, तीसरा निकालने को बोलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम फॉर्मूला आपको लिखा दूँ। v जो होता है ये होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इमेज की दूरी, ठीक है, दर्पण से उस प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, और दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको u से डिनोट करते हैं, और जो दर्पण होता है उसके फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। अब बाकी इसके हिसाब से क्वेश्चन जब आएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम 17वां देखते हैं। 17वां प्रश्न है आज का कि जो कैमरे की जो अभिदृश्यक में कौन सा लेंस लगा होता है, मतलब कहने का कि जो हमारा कैमरा होता है जिसमें हम फोटो खींचते हैं उसमें किस तरह का लेंस का यूज किया गया होता है, ठीक है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या फिर उभयोत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, अवतल को कहते हैं हम कॉन्केव लेंस, समतल को हम कहते हैं प्लेन लेंस, और उभयोत्तल तो ये कॉमन कॉन्वेक्स ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अब बताना है इसको। तो जो कैमरा वगैरह होता है उस कैमरे में उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैमरा में कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस कह लीजिए, ये लगा होता है। जो ह्यूमन की जो आई होती है, मनुष्य की जो आंखें होती है, ठीक है, ह्यूमन आई, उसमें भी कैसा, उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। और भी कहाँ होता है, जैसे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो जैसे आप किताब उताब पढ़ने के लिए जो ग्लास लगे रखते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जो लेंस होता है जिसको ऊपर नीचे करके जूम करके देखते हैं, पढ़ते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो भी उत्तल लेंस ही होता है। लेंस बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होइएगा, दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, एक जगह आप नोट डाउन करके रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो लेंस होता है, लेंस की क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। जैसे किसी का मान लो किसी का चश्मा लगा है तो 2 डायोप्टर का, 3 डायोप्टर का, -0.5 ऐसा कुछ, ठीक है। तो D डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे निकाला जाता है। तो लेंस की जो पावर होती है वो 1/f होता है, 1/f मीटर। ये f क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है मीटर में होना चाहिए। तो एग्जाम में कभी भी अगर फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दिया है तो पहले आप 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लेंगे, फिर 1/f करेंगे तो उस लेंस का पावर या क्षमता मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/fd, ठीक है, इतना डायोप्टर हमारा जो है लेंस की क्षमता मिल जाएगा। जब एक से ज़्यादा लेंस की क्षमता दिया हो और एक संयुक्त, मतलब एक से ज़्यादा लेंस को मिला के, मान लो 2 लेंस को मिला के हम एक कॉमन इनका अगर मान लो पावर निकालना होगा तो हमको क्या करना होता है, दोनों पावर को जोड़ देते हैं। जैसे इसका पावर P1, इसका P2, तो टोटल हमको निकालना होगा तो P1 + P2 दोनों को जोड़ देंगे। एग्जांपल के लिए मान लो ये जो है 2 डायोप्टर का है, ये लेंस जो है
4 डायोप्टर का है, तो टोटल संयुक्त रूप से कितना पावर हो जाएगा, तो 2 + 4 यानी कि 6 डायोप्टर का इसकी क्षमता हो जाएगी। तो ये सब कुछ मैं याद आ रहा था इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अब है 18वां प्रश्न। 18वां है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब अगर कोई वस्तु को आप अपने क्लोज ला रहे हैं, आंख के पास ला रहे हैं, तो कितना ऐसा न्यूनतम दूरी होता है जितना तक आप क्लियरली देख सकते हैं। उससे और आगे पास अगर आंख के पास लाएंगे तो ब्लर होने लगता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर ये आंख है, ठीक है, अब उतना अच्छा तो आंख नहीं बना पर समझ लीजिए ये आंख है, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं एक वस्तु को यहाँ पे रखा हूँ, ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को धीरे धीरे आप पास ला रहे हो, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे वस्तु आ गया, तो ये 25 सेंटीमीटर जो होता है, 25 सेंटीमीटर, यही जो होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे जैसे 25 सेंटीमीटर के आप पास लाते जाएंगे वस्तु को, तो वस्तु कैसा ब्लर दिखाई देने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे ब्लर। आप हाथ भी ला के देख सकते हैं, जैसे 25 सेंटीमीटर के पास लाएंगे धीरे धीरे आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो 25 सेंटीमीटर ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। देखिए पहली बात तो हमने बताया कि जो मनुष्य की जो आंख होती है वो किस लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस या फिर कह लीजिए कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है। इस चीज़ को क्लियर है। अब उत्तल लेंस क्या होता है, जब भी इस लेंस के ऊपर कोई इमेज आता है, इमेज से कोई किरण आती है, तो उसका प्रतिबिंब, आंख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना के ऊपर बनता है। आई थिंक ये सब आप जानते होंगे, रेटिना के ऊपर किसी वस्तु का इमेज हमारे आंख में बनता है, ठीक है, रेटिना के ऊपर। किसके द्वारा, तो ये जो उत्तल लेंस है, हमारी आंख की जो लेंस होती है वो बनाता है रेटिना के ऊपर, ठीक है। इतना चीज आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनता है, ठीक है, मानव नेत्र द्वारा, वो हमेशा कैसा बनता है, पहली बात तो उल्टा बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और क्या, उल्टा बनने के साथ साथ कैसा बनेगा, उल्टा और साथ साथ बनेगा वास्तविक, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम सीधा कैसे देखते हैं, बात ये आ जाता है। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा कि आंख में उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, और वो इमेज जो बनता है उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और वास्तविक मतलब रियल इमेज बनता है। तो उल्टा और वास्तविक कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। अब बात आएगा कि हम सीधा कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे रेटिना के बाद क्या होता है, ऑप्टिक नर्व्स लगे होते हैं, ठीक है, जो प्रकाशिकीय नर्व मतलब नाड़ियाँ नशे रहती है, ऐसा कुछ समझिए, ऑप्टिक नर्व रहता है। तो इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जो इमेज बनता है, ये सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कहाँ, ब्रेन के पास पहुँचता है, मस्तिष्क के पास पहुँचता है। और मस्तिष्क के, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में पूरा पहले का अनुभव स्टोर रहता है कि कैसा होता है, तो उस अनुभव के आधार पर हमारा जो मस्तिष्क है इस उल्टा इमेज को सीधा करता है और हम फिर सीधा देख पाते हैं। तो ये पीछे का प्रोसेस ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है, तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास पहुंचता है। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 20वां प्रश्न देखेंगे, और 20वां प्रश्न 5 मिनट लगभग अकेले लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ पूरी तरीके से जो मनुष्य में जो बीमारियां होती हैं आंखों में 4-5 तरीके, तो वो मैं एटलीस्ट ये चारों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए 20वां और आखिरी प्रश्न आज का, कि एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता, उसके नेत्रों में कौन सा दोष है, ठीक है। मतलब क्या, मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से ये 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख पाता, मतलब वो 10 मीटर तक देख रहा है, लेकिन उसके आगे की जो दूरी है 10 मीटर से ज़्यादा दूर उसको नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताइए उसको किस तरह का दोष है, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया या फिर वर्णांधता। देखिए मायोपिया को और क्या कहते हैं, ये सब पहले आप लिख लीजिए। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी कहते हैं। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया तो इंग्लिश और वर्ड है ऑलरेडी, इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष, क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। और वर्णांधता को तो हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये हमने इंग्लिश में पूरी तरीके से देख लिया। अब बात आती है कि 10 मीटर से अधिक दूरी स्थित वस्तु को नहीं दिख रहा है,
तो बताइए उसके नेत्रों में कौन सी तरह का बीमारी है। तो देखिए, क्योंकि 10 मीटर बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पास की वस्तु उसको दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको, क्योंकि पास की वस्तु थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा होता है ना, याद रखिएगा, अगर पास की वस्तु उसको दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया होता है। निकट का अगर दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर का अगर दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष। ऐसे याद रखिए, कोई एक चीज को पकड़िएगा, क्या बोल रहा हूं कि 10 मीटर से दूर की स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है, मतलब वो पास की चीज को देख पा रहा है। पास की चीज मतलब कहने का, कंफ्यूजिंग मत होइएगा, क्या बोल रहा हूं कि अगर वो निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रहा है परंतु दूर का नहीं देख पा रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि 10 मीटर से अधिक दूर को नहीं देख रहा है लेकिन 10 मीटर से पास की वस्तुओं को तो देख पा रहा है ना। तो पास की वस्तु देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है, इसलिए हम किसको कहते हैं, मायोपिया उसको हुआ है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त जो चश्मे होते हैं, ठीक है, अवतल लेंस या फिर कॉन्केव लेंस, उसका यूज किया जाता है। अब आएगा बात हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें हमने क्या दिया, निकट का उसको दिखाई दिया, दूर का नहीं दिखाई दिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा दूर दृष्टि दोष है, इसमें दूर का जो है क्लियर दिखाई देता है लेकिन निकट वाला ही उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये दूर का दिखाई दे रहा है इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष कह दिए। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल तो हो गया, उत्तल लेंस युक्त, ठीक है, उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस युक्त जो चश्मा होता है, जो ग्लास होते हैं, उसका यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। इसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, क्या आता है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को पास की भी नहीं दिखाई दे, दूर की भी नहीं दिखाई दे, तब उसको हम प्रेस बायोपिया या फिर जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये जनरली उम्र होने पर, वयस्क मतलब बुढ़ापा आने पर इस तरह की बीमारियां होती है। आपने देखा भी होगा कि पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है, दूर की भी दिखाई नहीं देती है, इसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो इसमें जो है ना, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस तरह का लेंस का, द्विफोकसी, बाइफोकल लेंस का। क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह का दर्पण का यूज, जैसे एक हमारा जो चश्मा होगा इसमें दो पार्ट रहेगा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा ना वो अवतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह काम करेगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, नीचे जो होगा वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर वाला अवतल, नीचे वाला उत्तल की तरह काम करेगा। ऊपर वाला अवतल क्यों, ताकि जो दूर की चीजों को देख सके। ठीक है, तो दूर की चीजों को देखने के लिए अवतल, नीचे वाला उत्तल क्यों, ताकि वो पास की चीजों को देख सके। इसलिए द्विफोकसी लेंस या फिर बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है जरा दृष्टि दोष के अंदर। अब आता है वर्णांधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है जनरली ये जेनेटिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आनुवांशिक तरह का ये तो बीमारी है जिसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो हरे और लाल रंग का विभेद नहीं कर पाते, हरा और लाल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते। हरा और लाल को पूछेंगे कि हरा है कि लाल, तो वो बता नहीं पाएंगे, उनको हम वर्णांधता के अंतर्गत रखते हैं। कई लोग पीले और नीले रंग, ठीक है, येलो और ब्लू रंग को भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसमें भी वो नहीं बता पाते हैं। ये दोनों रीजन जो है किसका, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता के कारण है। वर्णांधता का जो कारण ये होता है ना कि जो मनुष्य की आंखें होती है उसमें दो तरह का कोशिकाएं होती है। एक होता है शंकु कोशिकाएं होती है जिसको हम कोन सेल कहते हैं, एक होता है रॉड शेल होता है। ठीक है, रॉड शेल, और ये हो गया कोन सेल। तो कोन सेल जिसमें कमी हो जाता है ना, जैसे कोन सेल क्या करता है, एक कलर पहचानने में मदद करता है। तो जिसमें कोन या शंक्वाकार जो कोशिकाएं होती है वो कम हो जाता है, उन्हीं को वर्णांधता कहलाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये जन्मजात होता है और जेनेटिक जनरली होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। और इसका जो वर्णांधता है इसका कोई उपचार नहीं होता। ठीक है, बाकी इन सब का चश्मा लगा के यूज मतलब करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है कुछ हद तक। ठीक तो नहीं होता बट वो कमियों को दूर किया जाता है, वो देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार आज हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा सेशन लगा होगा और मैं कोशिश किया हूँ कि ये 20 प्रश्न में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इसीलिए जो हमारे वीडियो है ये भी थोड़ा लेंदी हो गया है। ठीक है, आपको समझाने के चक्कर में मैं चाहता था कि इस वीडियो के अंदर एटलीस्ट जितना चीज़ पढ़ाऊँ आपका जो कि एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उतना आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर अच्छा वीडियो था, इसी तरह की और भी वीडियोस हमको चाहिए, तो मैं जरूर आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसके बारे में देखते हैं। कुछ अगर डाउट होता है तो वहाँ पे हम सब मिलकर क्लियर कर लेते हैं। वीडियो का PDF वगैरह भी वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए अपना तैयारी कंटिन्यू रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।